सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक्स। इसके अंतर्गत हम आधुनिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। देखिए, आधुनिक काल के अंतर्गत हम भारतेंदु युग, द्वितीय युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग 4 युग कर चुके हैं। अब हम कर रहे हैं 5वां युग, प्रयोगवादी युग। 4 युग के अंतर्गत हम 753 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। आज हमारा 754 क्वेश्चन शुरू है और प्रयोगवाद का ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आज का, किस सप्तक में एक भी कवयित्री सम्मिलित नहीं है? तार सप्तक, चौथा सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक। अगर आप तार सप्तक से संबंधित पढ़े हैं तो देखिए, तार सप्तक को ही प्रथम सप्तक कहा जाता है। यहाँ पे अगर प्रथम सप्तक आता है तो वो ऑप्शन गलत हो जाता है, क्योंकि छोटी सी माइनर मिस्टेक ही हमें कहाँ पे लेके जाती है, नेगेटिव मार्किंग पे। और पॉइंटों में हम रहने का यही होता हमारा कि हम थोड़ी सी भूल भी कर देते हैं तो हमारा आंसर गलत हो जाता है। अगर यहाँ पे आता प्रथम सप्तक और तार सप्तक तो अगर आपको नहीं पता होता तो आप प्रथम सप्तक लगाते, तार सप्तक आप नहीं लगाते। तो देखिए, प्रथम सप्तक को तार सप्तक के ही नाम से जाना जाता था, न कि प्रथम सप्तक के नाम से। इस बात को आप हमेशा से ही ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो जो प्रथम आपका जो तार सप्तक है, यहाँ पे प्रथम नहीं आएगा। जो तार सप्तक है उसी में क्या नहीं थी, महिलाएं नहीं थी। ठीक है, कवियत्री नहीं थी एक भी, जबकि दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और चतुर्थ सप्तक, इन तीनों में कवियत्री शामिल थी। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं हम इस क्वेश्चन की व्याख्या। देखिए, जो चौथा तार सप्तक है, जो आपका चौथा तार सप्तक है, इसमें अगर आपसे कवयित्री पूछा जाए तो कौन थी? सुमन राजे। अगर तीसरा यहाँ पे कौन सा दूसरा तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक में पूछा जाए तो यहाँ पे थी शकुंत माथुर, जिन्हें शकुंतला माथुर के नाम से भी जाना जाता है। और जो तीसरा सप्तक है, इनमें थी कीर्ति चौधरी जी। कौन थी? कीर्ति चौधरी जी थी। ठीक है, चलिए, तार सप्तक 1943 में एक भी कवयित्री सम्मिलित नहीं थी। तार सप्तक 7 कवियों के रचनाओं का संग्रह है। कितने कवियों का है? सप्तक 7 कवियों के रचनाओं का संग्रह है। तार सप्तक में 7 कवियों का समूह निम्न प्रकार से हैं: रामविलास शर्मा, अज्ञे, गिरिजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, मुक्तिबोध नेमिचंद्र जैन। आगे है, आज्ञे जी ने तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को राहों के अन्वेषी कहा है। देखिए, राहों का अन्वेषी किसने कहा है? तो आज्ञे जी ने कहा है। किसमें कहा? तो तार सप्तक की भूमिका में कहा है। किसको कहा है? तो प्रयोगवादी कवियों को कहा है। ठीक है, अगर आप जानना चाहें, अगर किसी को याद है तो मतलब रिपीट हो जाएगा। रामविलास शर्मा जी का जन्म वर्ष था 1912, आज्ञे जी का 1911, गिरिजा कुमार माथुर का 1919, भारत भूषण अग्रवाल का 1919, प्रभाकर माचवे जी का 1917, मुक्तिबोध जी का 1917 और नेमिचंद्र जैन जी का 1919। देखिए, भारत भूषण अग्रवाल, गिरिजा कुमार माथुर और नेमिचंद्र जैन, इन तीनों का जन्म है 1919, आज्ञे जी का 1911, रामविलास शर्मा 1912, प्रभाकर माचवे, मुक्तिबोध, इन दोनों का है 1911। ठीक है, आगे है, कविता मेरे लिए कोई भावुकता की हाय हाय न होकर क्या है? यथार्थ के प्रति एक प्रौढ़ प्रतिक्रिया की मार्मिक अभिव्यक्ति है। क्या है? कविता मेरे लिए कोई भावुकता की हाय हाय न होकर यथार्थ के प्रति एक प्रौढ़ प्रतिक्रिया की मार्मिक अभिव्यक्ति है। उक्त कथन किसका है? देखिए, उक्त कथन है कुंवर नारायण जी का। किसका है? कुंवर नारायण जी। यहाँ पे हैं 4 कवि, इनके भी जन्म वर्ष मैं आपको बता देती हूँ। क्यों बता देती हूँ? क्योंकि जितनी बार जितने कवि आएंगे उनका मैं बार बार जन्म वर्ष याद करवाऊंगी आपको, तो बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। और जन्म वर्ष से संबंधित भी क्वेश्चन आते हैं, आप सभी को पता है। कुंवर नारायण जी का जन्म है 1927। क्या है? 27। अरुण कमल है 1954, रघुवीर शाह है 1929 और राजकमल चौधरी भी कौन है? 1929 का है इनका जन्म वर्ष। कविता मेरे लिए भावुकता की हाय हाय न होकर यथार्थ के प्रति एक प्रौढ़ प्रतिक्रिया की मार्मिक अभिव्यक्ति है। उक्त कथन तीसरे सप्तक के कवि हैं कौन? कुंवर नारायण। जन्म है 1927।
इनके द्वारा रचित काव्य संग्रह हैं। देखिए इनके कुंवर नारायण जी के जो रचित काव्य संग्रह वो कौन है? चक्रव्यूह 1956, परिवेश हम तुम 1961, अपने सामने 1979, कोई दूसरा नहीं 1993, इन दिनों 2002, आत्मजयी 1965 और वज्रस्वा के बहाने 2008 इनके प्रबंध काव्य हैं। ठीक है, आत्मजयी क्या है? इनका एक प्रबंध काव्य है और कब का है? सन 1965 का है। ठीक है, आगे है नकेनवाद के प्रवर्तक कवि कौन है? क्या बताया आपसे कि जो नकेनवाद हैं इनके प्रवर्तक कवि कौन है? न से न लिया, के से के लिया और न का न लेके, मतलब नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश। देखिए नलिन विलोचन शर्मा है इनका न लिया, केसरी कुमार का के लिया और नरेश का न लिया। नरेश मेहता नहीं आएंगे, याद रखेंगे, केवल नरेश ही आएंगे। ठीक है, तीनों कहाँ के थे? ये बिहार के कवि थे। कहाँ के कवि थे? बिहार के। इनके प्रथम अक्षर को लेकर क्या बनाया गया था? नकेनवाद, और नकेनवाद को ही क्या कहा जाता है? प्रपद्यवाद कहा जाता है। नकेनवाद के प्रवर्तक कवि थे नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश। देखिए 3, 2, 1, नलिन विलोचन शर्मा 3, केसरी कुमार 2 शब्द आ रहे हैं और नरेश 3। इस प्रकार से आप याद रख के भी ट्रिक के माध्यम से भी आप याद रख सकते हैं। प्रपद्यवाद को ही नकेनवाद कहा जाता है। ठीक है, प्रपद्यवाद को ही क्या कहा जाता है? नकेनवाद कहा जाता है, क्योंकि इसमें बिहार के 3 कवि नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार, नरेश के नाम के प्रथम अक्षरों के आधार पर नकेन बनता है। सन 1952 में नरेश के संपादकत्व में प्रकाशित पत्रिका प्रकाश में नकेनवादियों ने प्रपद्यवाद को यथाकथित प्रयोग 10 सूत्री घोषित किया था। नकेनवादियों ने प्रपद्यवाद को क्या कहा था? तथाकथित क्या घोषित किया था? प्रयोग 10 सूत्री। किसमें? पत्रिका थी प्रकाश। कौन थे संपादक कर्ता? नरेश जी थे। ठीक है, कौन थे? नरेश थे। और कब? सन 1952 में। देखिए कितने क्वेश्चन बन रहे हैं एक में ही। प्रपद्य और जो प्रपद्यवाद है जिसे क्या बोलते हैं? नकेनवाद, और प्रयोगवाद में मूल अंतर एक ही है। क्या है? प्रपद्यवाद प्रयोग को साध्य मानता है, जबकि प्रयोगवाद प्रयोग को साधन मानता है। देखिए साध्य और साधन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं समझाती हूँ। प्रपद्यवाद क्या मानते हैं? साध्य। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको ट्रिक के माध्यम से भी समझाती हूँ। देखिए इसमें आ रहा है पद्य, क्या है? प्रपद्यवाद में क्या आ रहा है? पद्य, और यहाँ पे आ रहा है साध्य। आदत है ये आ रहा है, यहाँ पे भी ध और ये आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे द ये आ रहा है और यहाँ पे ध ये, याद रखेंगे इसमें ये और ये। देखिए प्रयोगवाद को आप याद रखेंगे क्या मानते हैं? वो साधन मानते हैं। साधनों का क्या करेंगे? हम प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से तो आप ये याद रखेंगे। लेकिन अगर आपको ये पूछे साध्य और साधन क्या होता है, तो देखिए आप कोई यूजीसी नेट की तैयारी करा, कोई फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करा, कोई असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करा, तो जो आपका जो मोटो है, मेन लक्ष्य है, क्या है? असिस्टेंट प्रोफेसर, फर्स्ट ग्रेड, यूजीसी नेट, तो वो हो गया आपका साध्य। क्या हो गया? साध्य। साधन कौन हो गए? जो आप मेरे से ये बुक पढ़ रहे हो ये हो गई। कोई आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का इतिहास पढ़ रहे हैं, जो आप अपने सिलेबस को पढ़ रहे हो, किसी प्रकार की कविता दी गई वो पढ़ रहे हैं, किसी प्रकार के निबंध दिए गए हैं वो पढ़ रहे हैं, कोई कहानियाँ हैं, कोई उपन्यास हैं, कोई नाटक है वो पढ़ रहे हैं, वो आपके क्या हैं? वहाँ तक पहुँचने के साधन हैं। उस साध्य को जो अपना यूजीसी नेट, फर्स्ट ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर, उस साध्य को आप प्राप्त करने के लिए जिन साधनों का प्रयोग कर रहे हैं उसे कहेंगे साधन। और साध्य क्या हो गया? आपका मेन लक्ष्य। ठीक है, तो मेन लक्ष्य तो कौन समझते थे? प्रपद्यवादी। और जो उसके साधन थे वो कौन समझते थे? प्रयोगवादी। इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, प्रयोगवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो प्रयोगवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ जी को माना जाता है। किसको माना जाता है? अज्ञ जी को माना जाता है। मुक्तिबोध जन्म दिया है यहाँ पे इनका 1917। नेमिचंद्र जैन हम पढ़ चुके हैं 1919। प्रभाकर माचवे 1917 और सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञ ये प्रयोगवाद में जो तार सप्तक हैं उनके प्रमुख कवि हैं चारों। ठीक है, अज्ञ जी का 1911 है जन्म वर्ष। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ को प्रयोगवाद का प्रवर्तक कहा जाता है। प्रयोगवाद का आरंभ 1943 में अज्ञ के संपादकत्व में प्रकाशित तार सप्तक से हुआ था। ठीक है, तार सप्तक में 7 कवि हैं, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग
नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवादी रचनाएं शीर्षक निबंध से किया था। देखिए, प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो नंद दुलारे वाजपेयी ने किया था। किसमें? प्रयोगवादी रचनाएं शीर्षक निबंध से। नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को क्या कहा है? बैठे ठाले का धंधा कहा है। क्या कहा? बैठे ठाले का धंधा कहा है। किसने कहा? नंद दुलारे वाजपेयी ने। आगे ने तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है। आगे जी ने क्या कहा है? राहों का अन्वेषी कहा है। किसमें कहा? तार सप्तक की भूमिका में। जबकि नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा है। प्रयोगवाद जो फ्रायड के दर्शन पर आधारित है। देखिए, जो प्रयोगवाद है वो किसके ऊपर आधारित है? ये फ्रायड के दर्शन पर आधारित है। फ्रायड कौन थे? मनोविश्लेषणवादी आचार्य थे। मनोविश्लेषणवादी थे ये। और क्या थे ये? एक मनोचिकित्सक थे। क्या थे ये? मनोचिकित्सक थे ये। फिर क्या है? डॉक्टर नागेंद्र ने प्रयोगवाद को शैलीगत विद्रोह कहा है। क्या कहा है? इस प्रकार से याद रखेंगे, आधा द्र आ रहा है और यहाँ पे भी द्र आ रहा है, ठीक है। नागेंद्र ने क्या कहा? विद्रोह कहा है, शैलीगत विद्रोह कहा है। रघुवीर सहाय ने क्या कहा? प्रयोग कलात्मक अनुभव का क्षण कहा है। क्या कहा है? प्रयोग कलात्मक अनुभव का क्षण कहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आत्मजयी किसकी रचना है? क्या पूछा आपसे? आत्मजयी किसकी रचना है? तो हम पढ़ चुके हैं आत्मजयी किसकी रचना है? कुंवर नारायण जी की रचना है। किसकी है? कुंवर नारायण जी की रचना है आत्मजयी। कब की है? तो ये 1965 की है। और ये क्या है? एक प्रबंध काव्य है। क्या है? प्रबंध काव्य है, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं इनके जन्म वर्ष। कुंवर नारायण 1927, रघुवीर सहाय 1929, अरुण कमल 1954 और दुष्यंत कुमार जी कितने के हो गए? 33 वर्ष के, मतलब 1933 का जन्म है, ठीक है। आत्मजयी कुंवर नारायण की रचना है। कुंवर नारायण तीसरा सप्तक 1959 में जो संकलित हुआ था उसके प्रमुख प्रयोगवादी कवि थे, ठीक है। कुंवर नारायण के द्वारा कृत प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार से हैं, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। चक्रव्यूह इनका 1956 का है। परिवेश हम तुम 1961 का है। अपने सामने 1979, कोई दूसरा नहीं 1993 और इन दिनों 2002। कुंवर नारायण ने 2 प्रबंध काव्यों की रचना की, आत्मजयी 1965 और वाज सरवा के बहाने 2008, ठीक है। कुंवर नारायण कृत आत्मजयी का मूल कथा सूत्र कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन आ सकता है कि किस कृति का मूल सूत्र, देखिए किस कृति का मूल क्या है? कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित है। तो आप बताएंगे आत्मजयी। आत्मजयी किसकी रचना है? कुंवर नारायण जी की। और कब की है? 1965 की है। आत्मजयी मूलतः रचनात्मक सामर्थ्य में आस्था की पुनः प्राप्ति की कहानी है। आगे है, हरी घास पर क्षण भर किसकी रचना है? हरी घास पर क्षण भर ये अज्ञे बात है, तो किसकी है? अज्ञे जी की है। कि हरी घास पर क्षण भर अज्ञे है ये, तो अज्ञे जी की कृति है। देखिए यहाँ पे है नरेश मेहता, इनका जन्म है 1922। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे 1911। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना 27, ठीक है, 1927। और शकुंत माथुर 1922 का जन्म है इनका। शकुंत माथुर हैं ये, द्वितीय तार सप्तक से संबंधित हैं और ये कवियत्री हैं, ठीक है। इन्हें शकुंतला माथुर के नाम से भी जाना जाता है। हरी घास पर क्षण भर 1949 में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे की रचना है। अज्ञे को प्रयोगवाद तथा नई कविता का शलाका पुरुष कहा जाता है। इसी बात से आप याद रखेंगे कि शलाका पुरुष हाँ जी, अज्ञे को प्रयोगवाद व नई कविता का शलाका पुरुष कहा जाता है। देखिए छायावाद और प्रगतिवाद में भी शलाका पुरुष कहा गया था। तो देखिए छायावाद में शलाका पुरुष किसको कहा गया था? तो निराला जी को कहा गया था। जबकि प्रगतिवाद का शलाका पुरुष किसी कहा गया था? नागार्जुन जी को कहा गया था, ठीक है। आगे है, अज्ञे का प्रथम काव्य संग्रह है भग्नदूत, जो 1933 का है। और अज्ञे जी का जो अंतिम काव्य संग्रह है वो ऐसा कोई घर आपने देखा 1986 का है।
इस बात को आप याद रखेंगे कि आज्ञे जी का जो प्रथम काव्य संग्रह वो क्या है, भग्नदूत, कब का है, 1933 का। और अंतिम काव्य संग्रह है इनका ऐसा कोई घर आपने देखा है, ये 1986 का अंतिम काव्य संग्रह है इनका। आगे के प्रमुख काव्य संग्रह इस प्रकार से हैं। भग्नदूत है इनका 1933 प्रथम है, उसके बाद में चिंता 1942, इत्तेलम 1946, हरी घास पर क्षण भर 1949, बावरा अहेरी 1954, इंद्रधनुष रोंदे हुए 1957, अरे ओ करुणा प्रभा में 1959, आंगन के पार द्वार 1961, पूर्वा 1965, कितनी नावों में कितनी बार 1967, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ 1969, और सागर मुद्रा 1970, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ 1973, महावृक्ष के नीचे 1977। आज्ञे द्वारा रचित असाध्य वीणा एक लंबी कविता है। इसका मूल भाव है अहम का विसर्जन। इसका अहम, जो आदमी के अंदर जो मैं होती है, जो अहम होता है, उसका विसर्जन है क्या, असाध्य वीणा। और ये लंबी कविता है किनकी, आज्ञे जी की। आगे है, अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता, उक्त काव्य पंक्तियाँ किससे संबंधित हैं। अगर मैं तुमको ललाती सांझ की नभ की अकेली तारिका अब मैं नहीं कहता, ये कहाँ से ली गई हैं, तो ये कलगी बाजरे की एक कविता है इनकी, वहाँ से ली गई हैं। और किस में संकलित है, ये हरी घास में क्षण भर काव्य संग्रह में संकलित है। जो इनका हरी घास में क्षण भर है, वो काव्य संग्रह इनका 1949 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन आज्ञे की है ये। आज्ञे जी का जन्म है 1911, श्रीकांत जी का जन्म है 1931, धर्मवीर भारती का जन्म है 1929, और कुंवर नारायण जी का जन्म मैं आपको चौथी बार बता रही हूँ। कुंवर नारायण जी का जन्म है 27। नारायण को आपको नहीं सताना चाहिए, 27। ठीक है। अगर मैं तुमको ललाती सांझ की तारिका अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता, ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन आज्ञे से संबंधित है। प्रमुख काव्य पंक्तियाँ और रचनाकार इस प्रकार से हैं। भाग कर अकेलेपन से अपने तुमसे मैं गया। देखिए, भाग कर अकेलेपन से क्या करें श्रीकांत वर्मा जी, कि भाग कर अकेलेपन से, मैं अपने खुद के अकेलेपन से भाग कर तो गया, लेकिन मैं किससे गया, तुमसे भी गया। इन फिरोजी होठों पर बर्बाद मेरी जिंदगी, ये किसका है, धर्मवीर भारती का। कवियों का कोई ठिकाना नहीं, न जाने कितनी बार वे अपनी कविताओं में जीते और मरते हैं, ये किसकी है, कुंवर नारायण जी की है। आगे 1911 में जन्म, 1987 में मृत्यु। इनकी प्रथम रचना भग्नदूत 1933, ऐसा कोई घर आपने देखा, इनकी मृत्यु से 1 वर्ष पहले 1986 में प्रकाशित हुई थी। अस्तित्व में आस्था रखने वाले कवि थे। देखिए, आज्ञे जी किस में आस्था रखते थे, अस्तित्व में आस्था रखने वाले कवि थे। आज्ञे को प्रयोगवाद और नवी कविता का सलाका पुरुष कहा जाता है, जबकि प्रगतिवाद का सलाका पुरुष नागार्जुन को और छायावाद का सलाका पुरुष निराला जी को कहा जाता है। भग्नदूत इनकी रचना है 1933 की, चिंता है इनकी 1942, इत्तेलम है 1946, बावरा अहेरी है 1954, कितनी नावों में कितनी बार 1967 इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह के रचनाकार कौन हैं, तो इसके हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह किसके हैं, गजानन माधव मुक्तिबोध के हैं। मुक्तिबोध के तो अन्य काव्य संग्रह हैं, चांद का मुंह टेढ़ा है और भूरी खाक धूल। ठीक है, चांद का मुंह टेढ़ा है ये इनकी 1964 की है, और भूरी भूरी खाक धूल इनकी 1980 की है। चांद का मुंह टेढ़ा है इनकी 1964 की है। ठीक है, आगे है, यहाँ पे होगा, देखिए प्रमुख कृतियाँ हैं इनकी अंधेरे में। अंधेरे में इनकी जो कविता है उसका सबसे पहले प्रकाशन कल्पना पत्रिका में सन 1964 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, कल्पना पत्रिका में सन 1964 में इनका हुआ था। एक अंतरकथा, कहने दो उन्हें जो कहते हैं, ब्रह्म राक्षस भूल गलती, मैं उनका ही होता और लकड़ी का रावण। एक इनकी महत्वपूर्ण रचना है कामायनी एक पुनर्विचार।
क्या है, कामायनी एक पुनर्विचार और 1952 की रचना है ये। और देखिए कामायनी एक पुनर्विचार के लिए इन्हें 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, अगला है देखिए अगला क्वेश्चन भी इन्हीं से संबंधित है। संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र का प्रयोक्ता कौन है? क्या बताया है? संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र का प्रयोक्ता कौन है? तो गजानंद माधव मुक्तिबोध जी हैं। ठीक है, देखिए संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदना सूत्र के प्रयोक्ता गजानंद माधव मुक्तिबोध हैं। कविता संग्रह इनका चांद का मुंह टेढ़ा है 1964। देखिए चांद में कितनी कलाएं होती हैं? 64 कलाएं होती हैं। तो याद रखेंगे आप, चांद का मुंह टेढ़ा है, इसमें कैसे है उनका टेढ़ा मुंह? क्योंकि उसमें तो 64 कलाएं हैं। भूरी भूरी खाक धूल 1980। ठीक है, खाक धूल में क्या हुई? फंसी, मतलब 80। अंधेरे में इनकी एक कृति है जो कि इसका प्रकाशन हुआ था सबसे पहले कल्पना पत्रिका में। ठीक है, और कब हुआ था? सन 1964 में। एक स्वपन कथा, ब्रह्म राक्षस, भूल गलती, मेरे लोग, मैं उनका ही होता, लकड़ी का रावण, मुझे याद आते हैं आदि, ये इनके काव्य हैं। देखिए इनके रचनाकाल कहीं पर भी मुझे नहीं मिले। कहानी संग्रह इनके काट का सपना है इनका 1967। कब का है? 1967। और सतह से उठता आदमी है इनका 1971। ठीक है, आलोचना है इनकी, देखिए कामायनी एक पुनर्विचार। अभी मैंने बताया था आपको थोड़ी देर पहले कि कामायनी एक पुनर्विचार इनकी महत्वपूर्ण कृति है। कब की है? 1952 की। क्योंकि कामायनी एक पुनर्विचार के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कब? 1973 को। ठीक है, आगे है नई कविता का आत्मसंघर्ष। और नई कविता का जो आत्मसंघर्ष है वो है इनकी 1968 की। आगे है नई साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, ये 1971 की है। और समीक्षा की समस्याएं और एक साहित्यिक डायरी। आगे हैं राम स्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार मुक्तिबोध का काव्य संकलन चांद का मुंह टेढ़ा एक बड़े कलाकार की स्केच बुक लगता है। देखिए राम स्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार अगर आपसे पूछा जाए कि मुक्तिबोध का जो काव्य संकलन है वो चांद का मुंह टेढ़ा वो एक बड़े कलाकार की स्केच बुक लगता है, यह किसका कथन है? तो ये राम स्वरूप चतुर्वेदी का कथन है। अगला क्वेश्चन है कला सामाजिक अनुपयोगिता की अनुभूति के विरुद्ध अपने को प्रमाणित करने का प्रयत्न अपर्याप्तता के विरुद्ध विद्रोह है, यह इनमें से किसका कथन है? देखिए कला है वो क्या है? सामाजिक अनुपयोगिता की अनुकृति के विरुद्ध अपने को प्रमाणित करने का प्रयत्न अपर्याप्तता के विरुद्ध विद्रोह है, ये किसका कथन है? तो ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी का कथन है। देखिए अज्ञे जी का जन्म 1911, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1897 और नरेश मेहता का जन्म है 1922। ठीक है, आप याद रखेंगे इस बात को। कला सामाजिक अनुपयोगिता की अनुभूति के विरुद्ध अपने को प्रमाणित करने का प्रयत्न अपर्याप्त के विरुद्ध विद्रोह है, कथन सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी का है। किस कवि की भावनात्मक और विचारात्मक ऊर्जा अनेकानेक कल्पना चित्रों और फैंटेसियों का आकार ग्रहण करती है? देखिए किस कवि की जो भावनात्मक और विचारात्मक ऊर्जा अनेकानेक कल्पना चित्रों और फैंटेसियों का आकार ग्रहण करती है, तो ये किसकी कथन है? किसका है ये? मुक्तिबोध जी का। जहाँ कहीं भी फैंटेसी नाम आता है, ठीक है, तो वहाँ पे मुक्तिबोध ही ज़्यादातर आंसर आता है। इस बात को आप याद रखेंगे, काफ़ी क्वेश्चनों में देखा है मैंने। मुक्तिबोध की भावनात्मक और विचारात्मक ऊर्जा अनेकानेक कल्पना चित्रों और फैंटेसियों का आकार ग्रहण करती है। प्रयोगवादी काव्यधारा में प्रतिनिधि कवि गजानंद माधव मुक्तिबोध का जन्म 1917 और निधन 1964 में हुआ है। देखिए किससे संबंधित है? इनकी जो अंधेरे में कविता है ना, वो एक फैंटेसी पर आधारित है, वो कल्पना चित्रों में जीने वाली है। वो मुक्तिबोध तार सप्तक के पहले कवि थे जिनका कोई स्वतंत्र काव्य संग्रह उनके जीवन काल में प्रकाशित नहीं हुआ था। चांद का मुंह टेढ़ा 1964, भूरी भूरी खाक धूल 1980 इनके काव्य संग्रह हैं। ठीक है, काट का सपना है 1967, सतह से उठता आदमी 1971,
और विपात्रा ये इनके कहानी संग्रह हैं, जबकि विपात्रा इनके एक उपन्यास है जो कि 1976 का है। ये आदि मुक्तिबोध की क्या है, रचनाएं हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन, आधुनिक हिंदी कविता की महत्वपूर्ण कविता मानी जाने वाली रामदास किसके द्वारा रचित है? देखिए, आधुनिक हिंदी कविता की जो महत्वपूर्ण कविता हैं, उनमें जो महत्वपूर्ण कविताएं मानी जाती हैं उनमें रामदास प्रमुख है। और किस कवि की है? तो ये है रघुवीर सहाय जी की। किसकी है? रघुवीर सहाय जी की। देखते हैं व्याख्या। पहले मैं इनके कवियों के जन्म काल बता देती हूँ। रघुवीर सहाय 1929, शिव मंगल सिंह सुमन 1915, नागार्जुन 1911, कुंवर नारायण को नहीं सताना चाहिए 1927। रघुवीर सहाय रामदास कविता के रचयिता हैं। रघुवीर सहाय आधुनिक काल के प्रयोगवादी कवि थे। इनका जन्म दिसंबर 1929 को, निधन 1990 को हुआ। देखिए, अगर आप अभी तक मेरे साथ क्वेश्चन पढ़ते आए हैं तो देखिए, जन्म काल हर कवि का यहीं पर ही दिया गया है। किसमें? प्रयोगवाद में। क्योंकि जो प्रयोगवाद के कवि हैं वो बहुत सारे हैं। क्यों हैं? क्योंकि सप्तक हैं इसमें 4। तो देखिए, 4 सप्तक में 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आएंगे। 28 कवि तो वो ही इसके महत्वपूर्ण हो गए, फिर अन्य कवि हो गए। तो देखिए, इन 28 कवियों की जो जन्म तिथि है ना, जो जन्म वर्ष है, वो आप अंगुलियों पे रट लीजिए, उनको याद कर लीजिए, बार बार लिखिए, बार बार याद कीजिए, आपको याद हो जाएंगे। सीढ़ियों पर धूप में आत्महत्या के विरुद्ध हंसो हंसो जल्दी हंसो। देखिए, सीढ़ियों पर धूप में इनकी है 1960 की, आत्महत्या के विरुद्ध है इनकी 1967 की, हंसो हंसो जल्दी हंसो 1975 की है, लोग भूल गए 1982 की है, कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ 1989, एक समय था इनके प्रमुख कविता हैं। जबकि रास्ता इधर से हैं 1972 इनका कहानी संग्रह है। लिखने का कारण 1978 इनका एक निबंध संग्रह है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं ये। इनकी पहली कविता अंत का आरंभ सन 1946 को हुआ था। ठीक है, इनकी पहली कविता कौन थी? अंत का आरंभ, जो प्रकाशित कब हुई थी? सन 1946 को। ठीक है, आज हम यहीं तक ही करेंगे। अगले क्वेश्चन करेंगे हम अगली क्लास में। क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।